हेलो एवरीवन, मैं अनीता ठाकुर और आज हम लोग पढ़ने वाले हैं हिस्ट्री के थर्ड चैप्टर की सेकंड सेक्शन का थर्ड पार्ट जो है, जिसका नाम है लेट 19th सेंचुरी कॉलोनियलिज्म। ठीक है, इसमें हम लोग पढ़ेंगे कि लेट 19th सेंचुरी में कहाँ कहाँ पे कॉलोनीज लगाई गई थी और किस किस के द्वारा लगाई गई थी। एज यू नो दैट ट्रेड जो था वो क्या हो रहा था, फ्लोरिश हो रहा था, मतलब बहुत ज़्यादा एक्सपैंड हो रहा था। जैसे ट्रेड बढ़ेगा ऑब्वियसली मार्केट जो है वो भी एक्सपैंडेड होगी। और ये सब कब हो रहा था, ये लेट 19th सेंचुरी में हो रहा था। तो उस टाइम पर सिर्फ हम लोग ये नहीं बोल सकते कि ट्रेड बढ़ रहा था, मार्केट्स जो थे वो इंक्रीज़ हो रहे थे, लेकिन मार्केट्स के साथ साथ और क्या होना शुरू हो गया था, ट्रेड के बढ़ने के साथ साथ लोगों के पास पैसा भी इकट्ठा होना शुरू हो चुका था, लोगों को सफलता मिल रही थी। ठीक है, फिर उसके बाद हम लोग ये देख सकते हैं कि उस टाइम पर सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ ये थी कि एक लोगों को ये रियलाइज़ करवाना कि अगर हमारे पास पैसा आ जाता है, ट्रेड इंक्रीज़ हो जाता है, कंजप्शन बढ़ रही है, डिमांड इंक्रीज़ हो रही है, तो कहीं ना कहीं एक डार्कर साइड भी है इस प्रोसेस की, जिसके बारे में हम लोग बिल्कुल भी नहीं जानते हैं। उसको रियलाइज़ करना बहुत ज़रूरी था। तो उसके बाद देखा गया वर्ल्ड के बहुत सारे पार्ट्स जहाँ पर ट्रेड जो था वो इंक्रीज़ हो रहा था, ट्रेड एक्सपैंड किया जा रहा था। और सबसे ज़्यादा यहाँ पर ट्रेड किया जाता जिन नेशन से, और उनके साथ एक बहुत बड़ा रिलेशनशिप जो था वो देखने को मिला हम लोगों को। किसके साथ? वर्ल्ड इकोनॉमी के साथ। और वहाँ जहाँ पे सबसे ज़्यादा ट्रेड हो रहा था, वहाँ के लोग जो थे उनके पास क्या नहीं थी, उनके पास फ्रीडम्स नहीं थी। उनका लाइवलीहुड जो था वो टोटली एक, हम लोग बोल सकते हैं, पूरा डैमेज हो चुका था। लोगों को कोई भी राइट प्रोवाइड नहीं थे, जिससे हम लोग ये बोल सकते हैं कि उस टाइम के पॉपुलेशन जो थी वो बहुत ज़्यादा स्ट्रगल कर रही थी फॉर फ्रीडम। और लेट 19th सेंचुरी में ये भी देखा गया, जो यूरोपियन कन्क्विस्ट थे उन्होंने बहुत ही पेनफुल इकोनॉमिक कंडीशंस जो थी वो क्रिएट करी हुई थी, सोशल पेनफुल कंडीशंस जो थी वो क्रिएट करी हुई थी, इकोलॉजिकल चेंजेस जो थी उसकी वजह से बहुत ज़्यादा सोसाइटीज़ जो थी वो मतलब ग्रस्त पड़ी थी। तो इससे हम लोग ये बोल सकते हैं कि वर्ल्ड इकोनॉमी जो थी बेशक ग्रो हो रही थी, डिमांड इंक्रीज़ हो रही थी, ट्रेड बढ़ रहा था, लेकिन सोसाइटीज़ जो थी वो क्लोनाइज्ड हो चुकी थी। क्लियर है? देन उसके बाद यहाँ पे बताया गया है कि ये जो फिगर है मैप की, उसमें साउथ अफ्रीका के बारे में ये पूरी डिस्क्रिप्शन बताई गई है। यहाँ पे कौन कौन सा नेशन कैसे है और कहाँ कहाँ पे है, कौन कौन से मतलब अम्पायर जो हैं वो उस टाइम पर कंट्रोल कर रहे थे। इस तरह का ये पूरा मैप यहाँ पे बताया गया है। ठीक है, तो उसके बाद यहाँ पे बताया गया कि ये जो नेशंस थे उनके खुद की एक बाउंड्री थी, उनके खुद की क्या थे, बॉर्डर्स थे। और जिससे हम लोग ये देख सकते हैं कि उन पर एक पर्टिकुलर रूलर जो था वो रूल कर रहा था, और ये रूलर पर डिपेंड था कि वो कितनी राइट्स जो हैं वो उनको प्रोवाइड करता है, कितनी फ्रीडम्स उनको प्रोवाइड करता है। और उस टाइम पर ये देखा गया किस तरह से ये जो यूरोपियन राइवल्स थे, जो यूरोपियन एनिमीज थे, वो कौन, मतलब स्पेशली अगर हम लोग बात करें जिनके साथ बॉर्डर शेयर होता है या जिनकी टेरिटरी जो है वो शेयर होती है, लाइक अगर हम लोग इंडिया की बात करें तो इंडिया के इस टाइम पर टू राइवलरीज हैं, दैट इज़ चाइना एंड पाकिस्तान। और आए दिन पाकिस्तान भी सी सॉइल वायलेशन करता है, और चाइना के तो अभी आप लोगों को पता है जैसे 1962 में हुई थी वॉर कंडीशंस, तो वैसे ही आई थिंक आज के टाइम पर भी ये क्रिएट हो रही हैं। क्लियर है? देन उसके बाद यहाँ पे क्या बताया गया, 1885 में देखा गया यूरोपियन यूनियन में जितनी भी बड़ी बड़ी पावर्स थी उनकी एक मीटिंग हुई, कहाँ पर? बर्लिन में। उन्होंने कहा कि हम लोगों को इकट्ठा होकर क्या करना होगा, अफ्रीका के साथ जो हमारा कंपटीशन चल रहा है उसको कम करना होगा, ताकि हम लोग उनसे आगे निकल सकें। ब्रिटेन और फ्रांस जो थे वो डे बाय डे क्या करते जाते, अपनी एरियाज़ को एक्सपैंड करते जाते, मतलब अपनी टेरिटरीज़ में दूसरे एरियाज़ को इंक्लूड करते जाते, जिससे अपनी वास्ट टेरिटरीज़ को वो क्या कर रहे थे, मतलब इन्हांस कर रहे थे, उनको बढ़ाते जा रहे थे। और सिर्फ वो लैंड एरियाज़ ही नहीं, ओवर सी टेरिटरीज़ को भी उन्होंने अपने अंडर मतलब इंक्लूड करना शुरू कर दिया था। बेल्जियम और जर्मनी जो थी उस टाइम पर मेन कॉलोनियल पावर्स थी। यूएस जो था वो कॉलोनियल पावर कब था,
1890s, लेट 1890s में वो कॉलोनियल पावर बन चुका था। लेकिन पहले वहाँ पर कुछ कॉलोनियल पास जो थी, कुछ सोसाइटीज़ जो थी, वो किसके कंट्रोल में थी? स्पेन के कंट्रोल में थी। तो ये सब आप लोग को इससे ये पता चलता है किस तरह से कॉलोनियलिज्म जो था वो एक डिस्ट्रक्टिव इम्पैक्ट जो था वो इकोनॉमी पर शो कर रहा था। किस तरह से लोग जो थे वो कॉलोनाइज्ड लाइवलीहुड में पूरी तरह से अपनी नीड्स एस्पिरेशंस को मार के उनके साथ जी रहे थे। ठीक है। सो कल का हमारा नेक्स्ट जो टॉपिक होगा उसमें हम लोग रिंडरपेस्ट एक डिजीज़ की बात करेंगे। आई होप आप लोगों को समझ में आया होगा। थैंक्स फॉर लिसनिंग एंड मे गॉड ब्लेस यू ऑल।